असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट ये 15 है। इससे पहले कुल 14 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, तो ये 15 प्रैक्टिस सेट क्रमांक है 15वां। इसका पहला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है, गुणात्मक शोध प्रतिमान प्रतिभागियों के दृष्टिकोण पर बल देता है और इंद्रियानी भाविक अज्ञानात्मक उपागम का प्रयोग करता है। कथन दो है, एक ही शोध परियोजना में गुणात्मक और मात्रात्मक शोध प्रतिमान दोनों का प्रयोग न तो संभव है न ही वांछनीय है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त कथन के आलोक में निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना है। तो इसका कथन एक सही है, किंतु कथन दो गलत है, यहाँ सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए है क्या, गुणात्मक शोध प्रतिमान में प्रतिभागियों के दृष्टिकोण पर बल दिया जाता है और इंद्रियानी भाविक अज्ञानात्मक उपागम का प्रयोग किया जाता है। गुणात्मक शोध का उद्देश्य मानवीय व्यवहार और ऐसा व्यवहार को शामिल करने वाला कारणों को गहराई से समझना था। ये तो सही है, लेकिन कथन टू सही नहीं है, क्योंकि एक शोध परियोजना में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों शोध प्रतिमान का प्रयोग संभव है और वांछनीय भी है। यानी गुणात्मक और मात्रात्मक जो शोध होता है उसका प्रतिमान दोनों का प्रयोग संभव है। तो इसलिए यहाँ पे कथन एक राइट है, जबकि कथन दो यहाँ पे गलत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रवर्तमान चालू शिक्षण अधिगम सत्रों के दौरान कौन सी आकलन प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी निर्माणात्मक। तो निर्माणात्मक जो होता है प्रवर्तमान चालू शिक्षण अधिगम सत्र के दौरान ये आकलन की प्रक्रिया में अपनाई जाती है, यानी निर्माणात्मक आकलन के दौरान अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, जब परिभाषा का उद्देश्य उपयोग को स्पष्ट करना या अस्पष्टता अथवा संशय को दूर करना हो तो ऐसी परिभाषा क्या कहलाती है? तो ऐसे परिभाषा को शाब्दिक बोलते हैं, यानी शाब्दिक बोला जाता है ऐसे परिभाषा को। तो ये जब परिभाषा का उद्देश्य उपयोग को स्पष्ट करना या इस अस्पष्टता अथवा संशय को दूर करना होता है तो ऐसे परिभाषा शाब्दिक परिभाषा कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक अच्छा शिक्षक वह है जो, तो ऑप्शन डी, छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता हो, यानी राइट ऑप्शन डी। 1 गीगाबाइट निम्नलिखित के बराबर होता है, तो 1 गीगाबाइट जो बराबर होता है 5 का राइट ऑप्शन ए 1024 गीगाबाइट की होता है। तो कंप्यूटर का जो क्षमता होता है इकाई मापने का, उसमें पहले देखिए बाइट आता है, फिर किलो बाइट आता है, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, ये बढ़ते क्रम में है। वास्तविक मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी और विस्तृत मुख्य मेमोरी का जो भ्रम होता है, तो राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? वास्तविक मेमोरी का अति विस्तृत मेमोरी का भ्रम होता है। तो वास्तविक मेमोरी अति विस्तृत मुख्य मेमोरी का भ्रम है। आभासी या वर्चुअल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर का प्रणाली तकनीकी है जो कंप्यूटर के एप्लीकेशन प्रोग्राम को यह धारणा का प्रदान करती है कि इसके पास एक सन्निहित क्षमता वाली मेमोरी यानी एक एड्रेस स्पेस है, जबकि वास्तव में इसे प्राकृतिक रूप से विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, www से क्या तात्पर्य है? तो वर्ल्ड वाइड वेब, यहाँ पर ऑप्शन 7 का सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, संप्रेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन सा काल क्रमानुसार है? तो 8 का राइट ऑप्शन सी, संप्रेषक, संदेश, माध्यम, रिसीवर और प्रभाव। 8 का राइट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है बी, यानी बृहस्पति। सूर्य के इर्द गिर्द घूमने के लिए सबसे अधिकतम समय बृहस्पति लेता है। और क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन था संप्रेषण, संदेश, माध्यम, रिसीवर और प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 10, महाकाली संधि में निम्न भारत को किस देश के मध्य है? महाकाली संधि निम्न में भारत और किस देश के मध्य है? तो ये नेपाल और भारत के बीच में है ये जो संधि है। इसके अनुसार क्या है कि महाकाली संधि भारत नेपाल के बीच 1996 में हुआ था। ये संधि द्वारा जो है महानदी
अथवा शारदा नदी का जल उपयोग की सीमा निर्धारित की गई है। इस संधि के क्षेत्र में शारदा बैराज, टनकपुर बैराज प्रस्तावित है। पंचेश्वर जो परियोजना थे वो आच्छादित है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित है? तो यहाँ पे लीपू लेक दर्रा जो है उत्तराखंड में अवस्थित है, लीपू लेक। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा लीपू रेट उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में अवस्थित है। इसी दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। बात करें अगर हम जेलेपला और नाथुला, तो यहाँ पर जो नाथुला है और जेलेपला है ये सिक्किम के हैं। दोनों दर्रा ये सिक्किम राज्य के हैं, जेलेपला और नाथुला दर्रा। जबकि सिपकीला की अगर बात करें तो ये हिमाचल का है। जबकि लीपू लेक ये आपका उत्तराखंड का है। ये हो गया दर्रा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? निम्नलिखित में कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? ऑप्शन सी यानी कि बेतवा नदी ये चंबल में नहीं मिलती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत श्रृंखला से समुद्र तल से 576 मीटर की ऊंचाई से रायसेन जिले की से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है। शेष नदियां तो चंबल से ही मिलती हैं, जैसे पार्वती, काली सिंध, छिप्रा ये तो चंबल में मिलती है। लेकिन बेतवा जो है यूपी के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से आकर के मिलती हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में कौन है? तो ये जैवमंडल है। पृथ्वी का सर्वाधिक जो वृहद पारिस्थितिक क्षेत्र है जैवमंडल, जिसे बायोस्फीयर भी कहते हैं, मिट्टी, सैल, जल तथा वायु से बनी होती है। ये एक पतली परत होती है जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ी पारिस्थितिक तंत्र है, जिसके साथ जीवित जीव संबंधित होते हैं तथा मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। इसी प्रकार जैवमंडल एक आधारभूत संरचना है। जैविक एवं अजैविक इसके दो संगठन होते हैं किसी भी जैवमंडल के। और विकल्प में जैसा कि पारिस्थितिक तंत्र बृहद है तो ये जैवमंडल है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा हो जाता है? क्वेश्चन 14 का राइट ऑप्शन है तालाब। तो 14 में जो तालाब है ये देखिए, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा हो जाता है? तो तालाब में होता है। पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखाचित्रीय निरूपण को ही जीव भार पिरामिड कहते हैं। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है। जब स्थल पे होगा तो ये सीधा बनेगा, लेकिन जब यही तालाब में होगा या जलीय पारिस्थितिक तंत्र में होगा तो इसे उल्टा हो जाएगा, अर्थात ऐसे नीचे हो जाएगा। सॉरी, ऐसे होगा नीचे। फिर से बनाते इसको इस तरह से, एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा मन्नार की खाड़ी, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे 1986 में इसका वो होता है, स्थापना वर्ष है। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है, तो कब हो सकती है? ये राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो 16 में है क्या? लोकसभा जनता की सभा है। इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन किए जाते हैं। इसमें कुल सदस्य की संख्या देखा जाए तो 552 है। जैसे 530 राज्यों से प्लस 20 हो जाएगा आपका संघ राज्यों से, यानी केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से। कुल हो गया कितना? 552। अनुच्छेद 81 और 331 के अनुसार 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए जो सदस्यों को नामित करने की व्यवस्था वो समाप्त कर दिया गया। अब लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है, 530 राज्यों से और 20 आपके संघ क्षेत्रों से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब इसमें से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है, क्योंकि 52 में से क्या हुआ? 2 आंग्ल इंडियन जो चुनने का था वो 104वें संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। अब 104वां संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा हटा दिया गया। तो अब कितने हैं? 550।
क्वेश्चन नंबर 17 है, कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, एडवोकेट जनरल ही देता है। एडवोकेट जनरल कानूनी विषय पर राज्य सरकार को सलाह देता है। इनका जो अनुच्छेद 165(2) के तहत ये एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए परामर्श दे सकते हैं। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की जो योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। ये 165 एक अनुच्छेद के तहत है, जबकि जो परामर्श है वो 165(2) के तहत है। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करता है। 165 के 3 में कहा गया है। या राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार भी होता है। तो 165(2) के तहत क्या करेगा? एडवोकेट जनरल कानूनी सलाह देगा 165(2), जबकि 165(1) में जो न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते होंगे उन्हें राज्यपाल नियुक्ति देगा। और जबकि 165(3) में क्या कहा गया है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वो पद धारण कर सकता है, यानी अपने पद पर बना रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। तो इसका राइट ऑप्शन सी है, समवर्ती सूची में है। जो भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना है वो किसके विषय के अंतर्गत है? ये विषय है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के पृष्ठ संख्या 20 में ही आर्थिक आयोजन का उल्लेख करती है। ज्ञातव्य इसी उपबंध के द्वारा भारत सरकार ने योजना आयोग का क्या किया था? गठन। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है भारत में राष्ट्रपति का। ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है। इसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली भी कहते हैं। ऐसे निर्वाचन में जो मतदान होता है गुप्त होता है। जैसा कि अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचक गणों में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अर्थात जनता जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि जो चुने होते हैं जनता से वो भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अनात्मवाद का सिद्धांत क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, यानी कि जैन दर्शन है, सॉरी बौद्ध दर्शन है अनात्मवाद। क्वेश्चन नंबर 20 का सी है। बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत से ही है, यानी इसी सिद्धांत से है। प्रतीत समुत्पाद से ही है। इसे नैरात्म्यवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारक के मतानुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। इसमें आत्मा और भौतिक जगत दोनों की व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्मकम कहते हैं तो इसका अर्थ किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है। ना तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है और न भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग कौन सा है? तो इसका जो युग है वो सी ऑप्शन, गुप्त काल। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह बिहार के राजगीर के निकट ही स्थित था। 5वीं शताब्दी के मध्य यहाँ पर गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में जो है बुद्ध गुप्त तथा बालदित्य गुप्त नामक शासकों ने इसको क्या किया? बिहार भी दान में दिया। बिहार जो होता है बौद्ध जिसमें रहते हैं। निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासक स्वशासन का स्थापन नहीं हो सकता है? ये कथन है स्वामी दयानंद जी का। इन्होंने कहा था कि जो अच्छा शासन है वह स्वशासन का स्थापन नहीं हो सकता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती विदेशी दासता को एक अभिशाप मानते थे और स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र के हिमायती थे। उनके आर्थिक विचारों में स्वदेशी का विशेष महत्व था। राजनीतिक क्षेत्र में वे कहते थे बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। तो ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 23 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सुमेलित नहीं है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड में नहीं होगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में प्रस्तावित है, जबकि अन्य सुमेलित है। ये भारत है, इसीलिए गलत है। बाकी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पे? 2024 पेरिस सही है। शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग 2022 सही है। एशियाई खेल 2026 नगोया, ये भी सही है। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, सर एंड्रू फ्रेजर।
सर एंड्रूज जो हेडरसन थे, ये भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने 1903 से 8 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में सेवा दी। बंगाल विभाजन 1905 की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, सर एंड्रू फेजर हेडरसन की। क्वेश्चन नंबर 25, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? तो इनके जो लेखक हैं वे हैं वैलेंटाइन सिरोल। ऑप्शन डी 25 का राइट है यहाँ पर। तो इंडियन अनरेस्ट का लेखक वैलेंटाइन सिरोल हैं। उन्होंने ही बाल गंगाधर को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। तिलक जी को उन्होंने ही कहा था कि ये भारत में अशांति के जन्मदाता हैं। अशांति के जन्मदाता भारत में कौन है? तिलक जी को कहा था। किसने? वैलेंटाइन सिरोल ने ही कहा था। फलतः तिलक ने इस पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। तो तिलक ने इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। 26 क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? तो भारत में ये योजना प्रारंभ हुआ था 1999-2000, यानी सी ऑप्शन। उस समय केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा अप्रैल में 1985 में प्रारंभ व्यापक फसल बीमा योजना की जगह पर रबी की मौसम की इस योजना को प्रारंभ किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, आग, कीट, बीमारियों तथा प्राकृतिक आपदाओं से फसल की हुई क्षति की कृषक को संरक्षण प्रदान करना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका जो प्रारंभ किया गया था 1998-99 में, यानी ऑप्शन सी राइट है। तो ये 27 का ऑप्शन है जो किसान क्रेडिट योजना है, ये 98-99 में किया गया था। इसका उद्देश्य था बैंकिंग व्यवस्था से किसानों को समुचित, यथा समय, सरल, आसान तरीके से आर्थिक सहायता दिलाना ताकि खेती की जरूरी उपकरणों खरीद सकें। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत सरकार द्वारा व्यापक राष्ट्रीय हाइड्रोजन एनर्जी मिशन का प्रारंभ किया गया जाएगा। तो ये कब किया जाएगा? 28 के बी यानी 2021-22 में किया जाएगा। इस समय इन जो राष्ट्रीय हाइड्रोजन एनर्जी मिशन है ये केंद्रीय बजट में शामिल है और इसी मिशन को प्रारंभ करने का उल्लेख भी है 2021-22 में। क्वेश्चन नंबर 29, 3 मार्च 2021 के मध्य अल दफरा एयरबेस यानी यूएई में आयोजित वार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्धक अभ्यास डेजर्ट फ्लैग में पहली बार प्रतिभाग लेगा। डेजर्ट फ्लैग 4 में पहली बार प्रतिभाग कौन लेगा? तो 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी भारत। तो 3 मार्च से 27 मार्च 2021 के मध्य यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात में, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, अबू धाबी इसका राजधानी है और यहाँ का जो मुद्रा है दिरहम। यहाँ 3 से 27 मार्च 2021 के मध्य अल दफरा एयरबेस में आयोजित वार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्ध का अभ्यास है ये। इसमें भारत शिरकत करेगा और पहली बार भारतीय वायुसेना द्वारा इसमें प्रतिभाग भी किया जाएगा। इस युद्धक अभ्यास में यूएई, यूएसए, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया तथा बहरीन भी शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर अगर 30 की बात करिए, क्वेश्चन 30 आखिरी क्वेश्चन है, तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो यहाँ पे जो नियुक्ति हुआ है हिमा कोहली का। न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने 7 जनवरी 2021 को तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया। वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया जाएगा, 25वां। तो ये थी आज की वीडियो, धन्यवाद।